हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पदार्थों के प्रकार पढ़ रहे थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हमने पदार्थ पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनका खुद का जो है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी नेट चुंबकीय आघूर्ण इनका 0 होता है। और साथ ही साथ जो ये एटम्स होते हैं यानी इसके जो परमाणु होते हैं, उनका खुद का भी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वो भी 0 होता है। जब हम इन्हें जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण इसमें उत्पन्न होता है या नेट चुंबकीय आघूर्ण जो इसमें होता है, वो उस दिशा में होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि ये जो पदार्थ होते हैं, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर जो है मूव करते हैं। यानी वो फील्ड जहाँ पे आपका जो चुंबकत्व है वो अधिक चुंबकत्व से कम चुंबक की ओर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें देखी थी। इसके बाद हमने जो है आपका जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में देखा था। हमने ये जाना था कि ये जो पदार्थ होते हैं, बेसिकली इनके जो एटम्स होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं, उनका खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन उनका जो आघूर्ण का ओरिएंटेशन है, ठीक है, यानी वो अलग अलग दिशा में। और अगर हम पूरे जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका पदार्थ है, उसका नेट आघूर्ण लेते हैं तो वो आपका 0 आता है। जब हम इस प्रकार के पदार्थों को जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी इनमें कुछ चुंबकत्व आ जाता है। और इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, यानी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, नेट चुंबकीय आघूर्ण जो है, वो उस दिशा में होता है जिस दिशा में फील्ड लगाई गई है। इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो आपकी यानी जो आपका कायम होता है और जो आपका म्यू आर होता है वो 1 से ज्यादा होता है। कायम भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। और जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से थोड़ा ही ज्यादा होती है। और ये जो पदार्थ होते हैं, जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जो है आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा। वहीं अगर हम डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से रिपेल होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। आज हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यानी लोह चुंबकीय पदार्थ की। तो जिस प्रकार से हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनके जो गुण होते हैं, लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी ये जो पदार्थ हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन इनमें जो आकर्षण होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी ये बेहद ज्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अगर हम इसके एटम्स की बात करें, इसके जो परमाणु हैं उनकी बात करें, तो जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में यानी लोह चुंबकीय पदार्थ पे हम किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो इसके जो एटम होते हैं, इसके जो परमाणु होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, कुछ चुंबकीय आघूर्ण। अगर हम नेट जो है चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो इसमें कुछ नेट चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, यानी कि बगैर मैग्नेटिक फील्ड के भी ये थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस पे फील्ड लगाते हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो उसी दिशा में जो है
आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उसी दिशा में उनमें चुंबकत्व आ जाता है जिस दिशा में आपने फील्ड लगाई है। जिस दिशा में हमने फील्ड लगाई, मान लीजिए हमने फील्ड इधर लगाई, तो सारे के सारे जो एटम है उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, जो इनका चुंबकीय आघूर्ण है, वो भी इसी दिशा में हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसका, यानी जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसमें, और जो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है, इनमें जो फर्क होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो एटम है, ठीक है, जो इनके परमाणु है, जो एटम्स वगैरह है इनके, उनका जो ग्रुप होता है वो एक ही दिशा में अलाइन होते हैं, यानी कुछ समूह होते हैं एटम्स, ठीक है। जैसे हमने पैरामैग्नेटिक में पढ़ा था, तो पैरामैग्नेटिक में यानी अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या थे, जो एटम्स थे उनका जो डायपोल मोमेंट था, ठीक है, जो उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था वो अलग अलग दिशा में था। लेकिन अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें, तो इस केस में क्या होता है, जो एटम्स हैं उनके ग्रुप होते हैं, उनके समूह होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में अलाइन होते हैं। जैसे कि ये आपका जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप बने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आपके एटम्स होंगे, जो यहाँ पे परमाणु होंगे, जो आपके अणु होंगे बेसिकली, वो इस दिशा में उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, उनका चुंबकीय जो है आघूर्ण जो है वो एक दिशा में होगा, कुछ का इस दिशा में होगा जो कि एक साथ होंगे, ठीक है, कुछ का जो है इस दिशा में होगा, कुछ का क्या होगा, इस दिशा में होगा, कुछ का इस दिशा में होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है, समूह बन जाएंगे, और समूह के कारण क्या होगा, अगर उस समूह के हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो वो एक ही दिशा में, तो यहाँ पे हम इन ग्रुप्स की बात करते हैं, और इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स, ठीक है, इनको हम डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटम के ग्रुप होते हैं। अब क्या होता है, जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, पहले से इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन था, ठीक है, पहले से इसमें कुछ चुंबकत्व था, और हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो क्या हुआ, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सारे अलाइन हो गए, उसी दिशा में उनकी दिशा हो गई, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा, जिस कारण क्या हुआ, वो मैग्नेटाइज हो गए। अब क्योंकि इसमें पहले से जो ज्यादातर जो एटम थे वो किधर थे, वो लगभग उसी दिशा में अलाइन थे जिस दिशा में हमने फील्ड लगाई, तो क्या हुआ, सारे के सारे जो एटम है, सारे के सारे जो आपके परमाणु है, वो सारे के सारे एक ही दिशा में आसानी से अलाइन हो। इस कारण क्या हुआ, जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लोह चुंबकीय पदार्थ है, वो आसानी से मैग्नेटाइज हो, ठीक है, वो क्या हो गया, आसानी से मैग्नेटाइज हो गया। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी उनका जो चुंबकत्व है, उसमें जो चुंबकत्व है वो आसानी से आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डोमेन्स होते हैं, ठीक है, एटम के ग्रुप होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनमें जो अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इनमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जैसे ही हम फील्ड लगाते हैं तो आसानी से सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो, एक ही दिशा में हो जाते। तो यानी जब भी हम इसको या इस प्रकार के जो पदार्थ है उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जो है काफी काफी ज्यादा मात्रा में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है, यानी चुंबकित हो जाते हैं, इसमें जो है मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो पदार्थ है वो मैग्नेट यानी चुंबक के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, यानी उनमें अट्रैक्शन ज्यादा, आकर्षण ज्यादा। Ferromagnetic material are those material which exhibit spontaneous net magnetization at the atomic level even in the absence of an external magnetic field. लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी परमाणु स्तर पर एक सहज या एक नेट चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। When placed in an external magnetic field, यानी जब इन्हें हम जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ferromagnetic material are strongly magnetized in the direction of field। तो क्या होता है, जो आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी वो उसमें बहुत ज्यादा जो है चुंबकत्व आ जाता है या चुंबकित हो जाता है। जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे रखा जाता है तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा में दृढ़ता से चुंबकित हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो आपके मैग्नेट्स होते हैं, चुंबक होते हैं, उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं, यानी उनमें उनके प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर अत्यधिक आकर्षित। अब इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लोह चुंबकीय पदार्थ, इनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तक हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। मान लीजिए ये आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है, हमने क्या किया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डाली, चुंबकीय क्षेत्र डाला इस दिशा। अब कुछ देर तक हमने क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस प्रकार का जो मटेरियल होता है, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इनमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, फिर भी ये देखा गया है कि इनमें कुछ देर तक या कुछ समय तक क्या रहता है, चुंबक रहता है, यानी मैग्नेटाइज होता है या चुंबक की तरह व्यवहार करते। ठीक है, कब करते हैं, जब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, तब भी ये कुछ समय तक, कुछ देर तक जो है इनमें चुंबक आ जाता है, मैग्नेटाइज हो जाते हैं और ये चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। These material will retain their magnetization for some time even after the external magnetizing field is removed। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने के बाद भी, ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं वो कुछ समय तक अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं। जीआईसी भत्रो जहान, जीआईसी भत्रो जहान, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा आवाज आ रही है, बात कीजिए। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। यस यस मैम। बेटा आपका नाम क्या है? मैम योगिता। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में है? मैम 12th। तो क्या बता सकते हैं कि जो आपके पदार्थों के प्रकार हैं, ठीक है, उनके बारे में बता सकते हैं? मैम 3 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इनके बारे में कुछ जो है विशेषता बता सकते हैं, गुण बता सकते हैं इनके? कोई भी एक गुण बता दीजिए। मैम लौह चुंबकीय जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दुर्बल क्षेत्र में पाए जाते हैं, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में। अगर हम इन तीनों को ना चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं? क्या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके प्रति आकर्षित होते हैं या ये इसको रिपेल करते हैं यानी विकर्षित होते हैं, या कम आकर्षण होता है, मतलब क्या होता है, ये चीज बताइए मैम। ये बता सकते हैं? आकर्षण। ठीक है, कौन सा होता है आकर्षण, किस किस पे होता है आकर्षण? प्रतिचुंबकीय में। ठीक है, प्रतिचुंबकीय में नहीं, जो प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय में। लौह चुंबकीय है और अनुचुंबकीय। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय में क्या होता है फिर? मैम रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण। ठीक है, वेरी गुड। और अगर हम बात करें ज्यादा आकर्षण किस में होता है, दो आपके पास है, दोनों आकर्षित, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन सा होता है आपका? लौह चुंबकीय, हाँ ठीक, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, तो लौह चुंबकीय आपका ज्यादा आकर्षित होता है और जो आपका अनुचुंबकीय है वो कम आकर्षित होता है, और जो आपका प्रतिचुंबकीय है वो विकर्षित होता है यानी रिपेल होता है। ठीक है,
वेरी गुड, योगिता के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम जो है फिगर के माध्यम से ये जान लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है यानी लोह चुंबकीय पदार्थ है वो मैग्नेटाइजेशन को, चुंबकत्व को रिटेन करके रखता है। यानी अगर आप मैग्नेटाइजेशन हटा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, फिर भी ये देखा गया है कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कुछ समय तक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं या उन पे मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, यानी वो अट्रैक्ट होते हैं या चीजों को अट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने क्या किया, एक लोह चुंबकीय पदार्थ लिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया। ठीक, अब इस पे हमने किसी भी प्रकार की जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डोमेन्स बने हैं। ठीक है, डोमेन यानी एटम के ग्रुप, जो इनके एटम्स होते हैं, जो आपके आपको पता होगा एटम्स होते हैं, एटम्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हमने डोमेन माना। क्यों माना है? क्योंकि इन सब का जो जितने भी आपके एटम है जिनका एक तरफ या एक ही दिशा में आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उनको हमने एक डोमेन में, ठीक है, ग्रुप है, समूह है एटम्स। तो यहाँ पे कुछ एटम है, इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इस दिशा में है, यहाँ पे इस दिशा में। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एरो के माध्यम से इनका चुंबकीय आघूर्ण दिखा है। ठीक है, तो इनका ओरिएंटेशन है अलग अलग दिशा में। ठीक है, और आप देख सकते हैं अब हमने क्या किया, इसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा। दूसरी फिगर में हमने क्या किया, इसे चुंबक के पास लेके गए, यानी इस पे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हुआ, सारे के सारे जो डोमेन्स हैं, ठीक है, सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो एक ही दिशा में अलाइन हो गए, एक ही उनकी जो दिशा है, उनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एक ही हो गई है। ठीक है, और वो कौन सी है, जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक, तो यानी ये क्या हो गया, इनमें चुंबक आ गया है। ठीक है, ये मैग्नेटाइज हो गए। अब हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया। जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र हटाया तो हमने देखा कि कुछ समय तक इसमें कुछ चुंबकत्व रह गया, यानी ये कुछ टाइम तक थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते। अब यहाँ पे आप एरो से देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है यानी ज्यादातर जो डोमेन्स है उनकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण है, वो आपको एक ही दिशा में दिख रहा है। तो यानी इनमें क्या है, मैग्नेटाइजेशन रह रखा है, यानी मैग्नेटाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, यानी जो आपके लोह चुंबकीय पदार्थ है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उनकी बात। पहला है the atoms of ferromagnetic substances have permanent dipole moment present in domain, यानी लोह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं के डोमेन में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद होता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे हमने बात की थी कि लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, एटम के ग्रुप होते हैं। ठीक है, एटम या परमाणुओं के जो है ग्रुप होते हैं, एटम्स के ग्रुप होते हैं, और वहां पे क्या होता है, उन सारे के सारे एटम्स का एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब इनको हम क्या ले लेते हैं, एक डोमेन ले लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये डोमेन है या जो अलग अलग डोमेन्स है इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, यानी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी ये जो है इनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एटॉमिक लेवल, ठीक है, या डोमेन में, ठीक है, डोमेन में इनका कुछ जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, atomic dipoles in ferromagnetic substances are oriented in the same direction as the external magnetic field। ठीक है, अगर हम एटॉमिक डायपोल्स की बात करें, ठीक है, तो जो इनके एटॉमिक डायपोल्स है, ठीक है, जो परमाणु द्विध्रुव है, तो वो क्या होते हैं, वो उसी दिशा में उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिस दिशा में आप मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। यानी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं उसी दिशा में आपके जो है सारे के सारे जो आपके डोमेन्स हैं उनका डायपोल मोमेंट हो जाए। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थों में परमाणु द्विध्रुव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समान दिशा में उन्मुक्त होते हैं। अब अगर हम इनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इनका मैग्नेटाइजिंग फील्ड
यानी जो आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा में इनका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो काफी ज्यादा, ठीक है, कैसा होता है, ज्यादा, ठीक है। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज लार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब ज्यादा होता है का मतलब ये है कि जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उनसे इनका जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो ज्यादा, ठीक है। उस इसमें जो नेट आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ज्यादा होता है अगर आप इसकी तुलना करें किससे, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है वो वही होती है क्योंकि आपकी फील्ड की दिशा, ठीक है। आपके अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसमें भी वही दिशा हो। लेकिन अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें, डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, तो उनकी जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में, ठीक है। अब हम इसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी अगर आप इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इन पे जो है मतलब इन पे जो प्रभाव पड़ेगा उस फील्ड का वो कैसा हो। तो यहाँ पर इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और पॉजिटिव होती है, यानी इनकी जो कायम की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है और धनात्मक होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रकार के जो पदार्थ है वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आप उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो आसानी से जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है, उनमें चुंबकत्व आ जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है इस पदार्थ के अंदर बेहद ज्यादा। हमने जो है पिछले जो आपके पदार्थ पढ़े थे, एक हमने अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़ा था और हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ पढ़ा। प्रतिचुंबकीय में हमने क्या कहा था कि जो फील्ड लाइंस है, क्षेत्र रेखाएं हैं, वो क्या करती है, वो बाहर से रह जाती है, यानी वो आपके मटेरियल के सब्सटेंस के अंदर नहीं आती। और हमने ये कहा था कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित। हमने जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या कहा था कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सैंपल की बात करें यानी आपके अनुचुंबकीय पदार्थ का जो सैंपल है उसकी बात करें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो घनत्व होता है या इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। अब अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थों के साथ लोह चुंबकीय पदार्थ की तुलना करें तो ये देखा गया है कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिस कारण क्या होता है, इनका जो सैंपल होता है या जो स्पेसिमेन होता है यानी जो आपके लोह चुंबकीय पदार्थ है उनमें अगर हम फ्लक्स डेंसिटी को देखें तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, फ्लक्स घनत्व जो होता है वो जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ है उनसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो ज्यादा। इनका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है यानी ये अपने आप से पदार्थ से जो है कितना जो फील्ड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र रेखा उनको क्रॉस करने देते हैं या नहीं, ये आपका परमिएबिलिटी से पता चलता है। तो यहाँ पे जो परमिएबिलिटी इसकी होती है या परागम्यता जो इसकी होती है वो अधिक होती है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय और अणुचुंबकीय पदार्थ के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, यानी पदार्थ का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा और धनात्मक होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स वेरी डेंस इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी होती। द रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर की बात कर रहे हैं तो इसका जो म्यू आर की वैल्यू होती है यानी सापेक्ष परागम्यता जो होता है वो बहुत ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू जो है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो 1 से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसके लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आप इसे नोट करें।
अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं यानी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं। बेसिकली इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो हम डोमेन थ्योरी से समझते हैं। इसकी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? डोमेन थ्योरी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सैंपल है, ठीक है, आपका सैंपल है, कोई स्पेसिमेन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसके जो डोमेन्स है वो कुछ इस तरीके से। डोमेन्स जैसे कि आप जानते हैं डोमेन क्या है? एटम्स के ग्रुप, परमाणुओं के समूह। ठीक है, आपके एटम्स जो होते हैं उनके समूह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एटम है इस वाले क्षेत्र में, और सबका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण है, वो जो है इस दिशा में। ठीक है, यानी सबका जो ओरिएंटेशन है वो इस दिशा में। जितने भी आपके पास यहाँ पे एटम्स है उनका। नेक्स्ट, इस डोमेन की बात करें, यहाँ पर जितने एटम है उनका इस दिशा में। इसी तरीके से अगर हम इस डोमेन की बात करें तो यहाँ पे जितने एटम है उनका इस दिशा में है, इसलिए इस डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वो इस दिशा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ के एटम्स की बात करें तो इनका इस दिशा, इस तरीके से इनका क्या है, ओरिएंटेशन है। इस तरीके से इनकी जो है मैग्नेटिक मोमेंट की यानी चुंबकीय आघूर्ण की जो है दिशा। अब हमने क्या किया, ये हमारा सैंपल था, ठीक है, सैंपल था। अब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगा, ठीक है, यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है। अब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण धीरे धीरे करके जो है, जो आपके यहाँ पे एटम्स थे, ठीक है, पहली फिगर में आप देख सकते हैं जो आपके एटम्स थे उनका ओरिएंटेशन कैसा था, ये हमने अभी डिस्कस किया। अब हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जिस कारण क्या हुआ, धीरे धीरे करके सारे के सारे एटम जो है एक ही दिशा में ओरिएंट होने लगे, या उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एक ही दिशा में होने। हमने इधर लगाया चिन्ह यहाँ, तो ये वाला तो था ही, धीरे धीरे करके यहाँ के कुछ एटम्स जो है वो भी इसी दिशा में ओरिएंट हो गए, या उनकी जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा यही हो गई धीरे धीरे करके। ठीक है, और बाकी जो आपके डोमेन है वो क्या होने लग गए, यहाँ देख सकते हैं छोटे होने लगे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, सारे के सारे जो डोमेन्स हैं, ठीक है, उनके जो आपके एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम एक ही दिशा में अलाइन हो गए, यानी एक ही दिशा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइनल है, फाइनली क्या हुआ, सारे के सारे जो एटम है वो एक ही दिशा में हो गए, या हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो डोमेन है उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो एक ही दिशा में हो गया, सारे के सारे एक ही दिशा में अलाइन हो गए, और क्या हो गया, आपका सब्सटेंस, आपका जो पदार्थ है वो मैग्नेटाइज हो गया, उसमें चुंबकत्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके अलाइनमेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अलाइनमेंट है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे एटम जो है वो एक ही दिशा में अलाइन है, क्षेत्र जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी अलाइनमेंट है। ठीक है, और बाकी जो है इनको जो है ज्यादा समय नहीं लगता है अलाइन होने में, तो इसलिए क्या होता है, जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी इनमें चुंबकत्व आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने क्या किया था, हमने सैंपल लिया, उसमें हमने क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण सारे के सारे जो एटम है उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक ही दिशा में हो गया। अब हमने इसे हटाने के बाद क्या हुआ, यानी क्षेत्र हमने हटा दिया, चुंबकीय क्षेत्र हटाया, तो जो ये वापस वैसे ही हो, कुछ समय बाद ये वापस वैसे ही हो गए जैसे इनकी पहली पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो सैंपल है वो मैग्नेटाइज हो जाए। अब हम बात करते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, वो लोह चुंबकीय पदार्थ जो कि हम किसी क्या करते हैं, हमने क्या किया, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र पे रख दिया। ठीक है,
और कुछ समय तक हमने उसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया, फिर हमने हटाने के बाद अगर आपका जो पदार्थ है वो कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए उसमें चुंबकत्व रहता है, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या उसमें चुंबक या मैग्नेटाइजेशन रहता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम जो है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। वहीं ऐसे पदार्थ जिन पे हमने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, फिर कुछ टाइम लगाने के बाद हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया और जैसे ही हमने हटाया तो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है, जो उसका मैग्नेटिज्म है, उसका चुंबकत्व है, वो खत्म हो गया, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है आपका एल्निको, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आपका एक उदाहरण है आयरन यानी लोहा, ठीक है। After removal of external magnetic field, if magnetization remains, they are called hard ferromagnetic material. यानी अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं फिर भी क्या होता है, चुंबक रहता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्निको। दूसरा है आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इफ मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर, यानी जैसे ही हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया, तो क्या हुआ, चुंबकत्व गायब हो गया। दे आर कॉल्ड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है, इसका जो उदाहरण है वो है आपका आयरन यानी लोहा। तो ये आपके क्या है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों आज हमने लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसके साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।